वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं अरोरा टे गार्डन मिस्ट्री अ बोर्न टू पिक। तो मूवी की शुरुआत में हमें किसी अनजान इंसान की लाश को दिखाया जाता है जिसे कोई दफना रहा होता है, लेकिन अभी हमें ये नहीं बताया जाता कि आखिर ये लाश है किसकी और इसे दफनाने वाला है कौन। तो बस ये जानने के लिए आपको मूवी के एंड तक बने रहना होगा, क्योंकि आगे चलकर ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अब हम 2 साल के बाद का सीन देखते हैं, जहां पर द रियल मर्डर क्लब की मेंबर अरोरा सारे लोगों को एक केस के बारे में बताती है और इस केस को काफी टाइम से पुलिस वाले भी सॉल्व नहीं कर पा रहे होते हैं, लेकिन अरोरा ने अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करके उस केस को आसानी से सॉल्व कर दिया है। वो सारी डिटेल्स बताती है कि आखिर उस केस में हुआ क्या था। अब ये सुनकर सारे मेंबर हैरान रह जाते हैं कि ये तो काफी तेज है। वो सारे उसकी तारीफ करने लगते हैं। फिर सारे लोगों का सुझाव होता है कि अरोरा को इस क्लब का प्रेसिडेंट बना देना चाहिए, और जबकि प्रेसिडेंट में देखें तो टॉम नाम का एक आदमी प्रेसिडेंट होता है, लेकिन अरोरा कहती है कि टॉम ने काफी अच्छे से इस क्लब को संभाला है, तो इस बार के प्रेसिडेंट वोटिंग में मेरा वोट तो टॉम को ही जाएगा। अब अरोरा से मिलने के लिए जेन नाम की एक बूढ़ी महिला आती है जो खुद भी उसी क्लब की मेंबर है। वो अरोरा को कल अपने घर पर आने की दावत भी देती है, क्योंकि उसके पास एक से बढ़कर एक रेयर डिटेक्टिव नॉवेल्स का कलेक्शन है। अरोरा चाहे तो उन्हें पढ़ सकती है, जिस पर अरोरा उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब अगले दिन उसके घर आती है, जहां इतनी सारी नॉवेल्स का कलेक्शन देखकर वो दंग रह जाती है। फिर जेन अरोरा को एक नॉवेल देते हुए कहती है कि इसे ध्यान से पढ़ना, ये तुम्हारे सारे केसेस तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ केस को सॉल्व करने में जरूर मदद करेगा। इसलिए अरोरा उस नोवेल को अपने पास रख लेती है। अब रात को अरोरा के पास उसकी जर्नलिस्ट दोस्त सैली आकर उसको एक बुरी खबर देती है। कहती है जेन की हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये सुनकर अरोरा भी हैरान हो जाती है। वो तुरंत सैली के साथ जेन के फ्यूनरल में जाती है। वहां आने के बाद उसकी मुलाकात जेन के 2 पड़ोसी से होती है, जिसमें एक मैकॉन और उसकी गर्लफ्रेंड क्लेयर होते हैं। साथ ही मैकॉन सैली का बॉस भी है। उसी के साथ जेन के दूसरे पड़ोसी डेविड और मार्शा भी होते हैं। वो भी इसी फ्यूनरल में आए हैं। तभी वहां पर अरोरा का एक्स बॉयफ्रेंड आर्थर अपनी पत्नी टीना के साथ आता है, जो कि इस समय प्रेग्नेंट भी है। साथ ही वो एक पुलिस ऑफिसर भी है। ये देखकर अरोरा को थोड़ा बुरा भी लगता है, लेकिन फिर भी वो आर्थर के साथ एक दोस्त की तरह रहती है। अब फ्यूनरल के बाद अरोरा के पास जेन का लॉयर आकर उसे कहता है कि जेन ने मरने से पहले अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दी है। अब ये सुनकर अरोरा हैरान रह जाती है कि भले ही मैं जेन की काफी टाइम से दोस्त थी, लेकिन इतनी भी ज्यादा क्लोज नहीं थी कि वो सारी संपत्ति मेरे नाम कर दे। अब रात को अरोरा जब जेन के घर पर आती है तो उसको सारी चीजें इधर उधर बिखरी हुई दिखती है। ऐसा लग रहा होता है कि मानो किसी ने उसके घर में घुसकर चोरी करने की कोशिश की है। और इतना ही नहीं, वो इंसान अभी भी घर में मौजूद है ऐसा लग रहा है। लेकिन जब तक अरोरा उसको पकड़ पाती तो वो पीछे के दरवाजे से भाग निकलता है। अब अरोरा वहां आर्थर को बुलाती है, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। वो वहां आने के बाद पड़ोसी से पूछताछ करता है कि क्या किसी ने उस इंसान को यहाँ से भागते हुए देखा, क्योंकि वो इंसान उस जगह पर भागा था जहां पर मैकॉन और डेविड का घर है। अब डेविड और मार्शा से पूछताछ करने पर वो कहते हैं कि देखो हमारे घर पर तो पार्टी चल रही थी, जिस वजह से हमने ध्यान नहीं दिया। अगले दिन अरोरा जब जेन के घर की तलाशी ले रही होती है, तभी उसको जेन के बेड के अंदर किसी इंसान की खोपड़ी दिखाई देती है, जो कि उसी इंसान की थी जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। और ये देखकर अरोरा हैरान हो जाती है कि आखिर ये खोपड़ी है किसकी और यहाँ पर कैसे आई। साथ ही अरोरा इस बारे में पुलिस को ना बताने का डिसाइड करती है, ताकि खुद इस केस को सॉल्व कर पाए। इसलिए वो उस खोपड़ी को अपने घर लाकर अपनी माँ के बैग में छुपा देती है। अब अरोरा इस बारे में सैली से डिस्कस करती है तो उसे वो नोवेल याद आता है जिसे लास्ट टाइम जेन ने खुद अरोरा को देते हुए ये कहा था कि बेटा ये तुम्हारे केस को अच्छे से सॉल्व करने में मदद करेगा तुम्हारी। फिर उस नोवेल के अंदर अरोरा को एक पेपर मिलता है जिसमें जेन ने लिखा था, मैंने उस खोपड़ी वाले इंसान की जान नहीं ली, लेकिन मुझे कुछ लोगों के ऊपर शक है, इसलिए अब तुम्हारा काम है असली हत्यारे का पता लगाते हुए ये भी जानना कि आखिर ये इंसान कौन है। इसलिए मैंने अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दी है। मैंने हत्यारे का पता लगाने की काफी कोशिश की, लेकिन असफल रही, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इसमें जरूर कामयाब हो जाओगी। और ये पढ़कर अरोरा को समझ में आ जाता है कि शायद इसी हत्यारे को ढूंढने के चक्कर में टेंशन की वजह से जेन को हार्ट अटैक आया होगा, जिससे उसकी जान चली गई, और अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो इस केस को सॉल्व करे। अब अरोरा उन दोनों पड़ोसियों के बारे में जानकारी निकालना शुरू कर देती है कि आखिर उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। तब उसको सैली के जरिए पता चलता है कि मैकॉन का डिवोर्स हो चुका है, जिसकी पहली पत्नी लैन नाम की एक महिला थी, और उससे जो बेटा हुआ था वो अचानक ही कहीं गायब हो गया। इसलिए अरोरा की शक की सुई सबसे पहले मैकॉन पर जाती है कि शायद उसने अपने बेटे को मार दिया हो, क्योंकि उसका तो वैसे भी लैन से डिवोर्स हो चुका था। इसी के साथ उसे मार्शा से पता चलता है कि मार्क नाम के एक लड़के ने रेंट पर उसका घर लिया था, लेकिन रेंट दिए बगैर ही कहीं गायब हो गया, जिससे अरोरा को लगता है कि शायद हो सकता है मार्शा और डेविड ने मार्क को रेंट न देने की वजह से उसे मार दिया हो, लेकिन अभी कोई भी चीज कंफर्म नहीं होती। अब अरोरा जैसे ही अपनी कार के पास आती है तो वहां पर उसको एक नोट रखा हुआ मिलता है जिसमें लिखा होता है वो खोपड़ी कहां पर है। और ये पढ़कर वो सच में दोबारा हैरान हो जाती है कि आखिर इसके बारे में किसी को भनक कैसे लग गई कि वो खोपड़ी मेरे पास है, ये जरूर उस किलर का ही काम होगा। इसके बाद वो रात को चर्च के फादर के साथ डेट पर जाती है, और इस फादर को जेन ने ही अरोरा के लिए चुना था, जिसमें वो सफल भी रही, क्योंकि वो दोनों पहली मुलाकात में ही एक दूसरे को पसंद करने लगे होते हैं। अब अगले दिन अरोरा को इंटरनेट पर मार्क के बारे में पता चलता है कि वो अभी भी जिंदा है और सोशल मीडिया पर एक्टिव भी है, जिससे वो समझ जाती है कि वो खोपड़ी मार्क की तो हो नहीं सकती। अब कुछ टाइम के बाद अरोरा अपने आसपास के इलाके को गूगल अर्थ पर देखने लग जाती है, जिससे उसे 2 साल पहले की और अभी की जगह पर किसी तरह का निशान बना हुआ दिखाई देता है। ऐसा लग रहा होता है कि 2 साल पहले वहां पर कुछ चीज छुपाई गई थी, और अभी की फोटो जो रिसेंट में खींची गई है उसमें वो जगह दिखाई नहीं दे रही, यानी कि वो जगह पेड़ पौधे या घास वगैरह से छुप गई होगी। इसलिए अरोरा को लगता है कि हो ना उस खोपड़ी का पूरा कंकाल उसी जगह पर छुपाया गया होगा। अब रात के वक्त वो सैली के साथ उस जगह की खुदाई करती है, जिससे उन्हें वहां पर पूरा कंकाल मिल जाता है, और इसी कंकाल का सर जेन के घर से मिला था। अब कंकाल को देखकर सैली तो डर के मारे पुलिस को वहां पर बुला लेती है, तो उस कंकाल को फिर कलेक्ट कर लेते हैं। फिर अरोरा और सैली से पूछताछ करने पर कि उन्हें यह कंकाल कैसे मिला, वो बहाना कर देते हैं कि हम तो अपनी बिल्ली को ढूंढते हुए यहाँ पर आ गए थे, तो तभी हमें कुछ हड्डियां बाहर निकली हुई दिखाई दी, इसलिए हमने आपको कॉल कर दिया। फिर अगले सीन में अरोरा जब लाइब्रेरी में होती है तो उसे वहां पर लैन दिखाई देती है, जो कि मैकॉन की एक्स वाइफ है। वो वहां उससे उसके बेटे के बारे में पूछती है, जिससे अरोरा को पता चलता है कि वो तो कभी लापता ही नहीं हुआ, बल्कि वो इंग्लैंड में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रह रहा है। अब इससे अरोरा समझ जाती है कि वो खोपड़ी लैन के बेटे की भी नहीं है, और जिन दोनों इंसान पर उसे शक था वो तो खोपड़ी वाला इंसान है ही नहीं, तो आखिर ये खोपड़ी है किसकी।
अब अगले दिन अरोरा क्लेयर के बुटीक शॉप पर जाती है, जहां कपड़े के बहाने वो उससे उसके पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करती है, जिससे उसको पता चलता है कि क्लेयर का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था ब्रैड। लेकिन उसे जब पता चला कि ब्रैड किसी दूसरी लड़की में इंटरेस्टेड है तो ब्रैड को उसने छोड़ दिया और अब वो मैकन के साथ रहती है। पर उसके बाद से ब्रैड को किसी ने देखा नहीं, ये भी बात है, और इस चीज को आज करीब 2 साल गुजर चुके हैं। क्लेयर को उसका नाम और निशान तक नहीं पता कि कहां है वो। फिर इस चीज को सुनकर अरोरा का सबसे बड़ा शक ब्रैड पर ही चला जाता है कि हो ना हो वो खोपड़ी ब्रैड की होगी, जिसे शायद मैकन ने मार दिया हो, क्योंकि वो क्लेयर को पसंद करता था ना इसलिए, और हो सकता है कि ब्रैड उसके रास्ते का कांटा बन रहा हो उस समय। फिर अरोरा ब्रैड के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करती है कि आखिर इन 2 सालों में ब्रैड जा कहां सकता है, लेकिन उसे कोई जानकारी नहीं मिलती। जिसके बाद वो टीना के पास आकर उससे कंकाल के बारे में पूछती है कि कुछ पता चला कि वो कौन हो सकता है। अब इस पर टीना कहती है उसके दांतों के डीएनए से तो यही लगता है कि वो ब्रैड ही है, लेकिन अभी तुम इसके बारे में किसी को मत बताना, जब तक डिपार्टमेंट कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ना दे दे तब तक, ठीक है। इससे अरोरा को समझ में आ जाता है कि उसका शक बिल्कुल सही निकला, वो खोपड़ी ब्रैड की है। अब अरोरा जैसे घर आती है तो उसे फिर से वहां पर अनजान इंसान दिखाई देता है, जो अरोरा को देखकर सीधे भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार अरोरा उसको पकड़ लेती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि उसके मर्डर क्लब का प्रेसिडेंट टॉम होता है। वो अरोरा से कहता है कि देखो मैं पहली बार तुम्हारे घर आया हूँ, इससे पहले जो भी आया होगा वो मैं नहीं हूँ, कोई और ही होगा। एक्चुअली मुझे सैली ने उस खोपड़ी के बारे में बताया, इसलिए मैं तुम्हारे सारे क्लूज देखने आया हूँ कि क्या तुमने उस खोपड़ी वाले केस को सॉल्व कर दिया या फिर नहीं। अगर नहीं तो मैं उन क्लूज का इस्तेमाल करके पता लगाना चाहता हूँ कि आखिर वो खोपड़ी किसकी है और किसने उसे मारा, ताकि क्लब के मेंबर का भरोसा बना रहे मेरे ऊपर कि मैं भी प्रेसिडेंट बनने के लायक हूँ। साथ ही तुम्हारी घड़ी पर नोट भी मैंने भेजा था, ताकि तुम पर नजर रखकर कंफर्म कर सकूं कि क्या सच में तुम्हारे पास वो खोपड़ी है या फिर नहीं। ये सुनकर अरोरा एकदम हैरान रह जाती है, उसको लग रहा था कि वो नोट किलर ने भेजा है, इसलिए वो टॉम और सैली दोनों को ही खूब चिल्ला देती है। फिर अरोरा अपनी रिसर्च सैली को बताते हुए कहती है कि आज से 2 साल पहले मैकन ने ब्रैड के साथ किसी तरह का फ्रॉड किया था। इसके खिलाफ ब्रैड ने कोर्ट में भी केस दर्ज करवाया, लेकिन 3 सुनवाई के टाइम वो कोर्ट नहीं पहुंचा और लापता हो गया। मुझे यकीन है कि मैकन ने ही ब्रैड को मारा होगा, और अब इसलिए अरोरा मैकन पर नजर रखना शुरू कर देती है। लेकिन मैकन को जब भनक लगती है कि अरोरा उसका पीछा कर रही है तो वो उसको धमकाना शुरू कर देता है कि मेरा पीछा करना छोड़ दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर अरोरा अपने सारे साथियों के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है कि हमें कैसे भी करके यहाँ पर एक पार्टी अरेंज करनी होगी, ताकि उसमें सारे पड़ोसियों को इनवाइट कर पाए। उस पार्टी में हम किसी तरह मैकन को बताने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास वो खोपड़ी है, और अगर उसने सच में ब्रैड को मारा होगा तो वो खोपड़ी लेने के बहाने घर के अंदर जरूर जाएगा, और तब हम उसको पकड़ लेंगे, जिस पर सभी मान जाते हैं। अब पार्टी में अरोरा इनडायरेक्ट वे में मैकन को बताने की कोशिश करती है कि मेरे घर में एक तरह की खोपड़ी है और इस खोपड़ी पर एक निशान भी बना हुआ है, ऐसा लगता है कि उसके सर पर मारकर जान ली गई है उसकी। और ये सुनकर मैकन थोड़ा परेशान होने लग जाता है, लेकिन उसकी ये बात क्लियर सुन लेती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि ब्रैड मारा गया। ये सुनकर वो एकदम उदास हो जाती है। वहीं इस बारे में जब टीना को पता चलता है तो वो उनकी इस हरकत की वजह से अरोरा और उसके साथियों से कहती है मैं तुम सभी पर सबूत के साथ छेड़छाड़ करने का केस दर्ज करूंगी, क्योंकि मैंने कहा था ना ऑफिशियल स्टेटमेंट के बगैर किसी को कुछ मत बताना। और ये सुनकर अब सारे लोग घबरा जाते हैं कि कहीं ये सच में कुछ कर ना दे। फिर अरोरा घर आकर सारे क्लूज को फाड़ देती है जो उसने इस केस को सॉल्व करने में जमा किए थे। तब उसे वहां पर वही नोबल दिखाई देती है जो जेन ने उसको दिया था। उस नोबल में एक लेडी किलर के बारे में लिखा होता है, जिससे अरोरा सोचती है कि मैं सिर्फ किसी आदमी को किलर समझ रही हूँ, हो सकता है वो किलर कोई लड़की हो। इसलिए वो सैली को फोन करके बताती है कि शायद मुझे पता चल गया है ब्रैड का कातिल कौन है। पर तभी वहां पर डेविड और मार्शा आकर अरोरा को पकड़ लेते हैं, और अब यहाँ पर रिवील होता है कि डेविड ही वो इंसान था जो अरोरा के घर आने के बाद पीछे के रास्ते से भाग गया था। मार्शा अरोरा से कहती है कि तुम्हारा दिमाग तो बहुत शातिर है, मानना पड़ेगा, तुम तो जल्दी हमारा कांड सबके सामने लेकर आ जाती, इसलिए मजबूरन हमें तुम्हें पकड़ना पड़ा। जिसके बाद वो बताती है कि ब्रैड को मारने वाली मैं ही थी, वो मेरे साथ गलत हरकतें करने की कोशिश कर रहा था और सेल्फ डिफेंस करते हुए मैंने उसको मार दिया। मेरा इरादा वैसे उसको मारने का नहीं था, लेकिन ये सब अनजाने में हो गया। शायद जेन ने हमें ब्रैड की बॉडी को दफनाते हुए देख लिया होगा, इसलिए उसने ब्रैड की खोपड़ी निकालकर मरने से पहले तुम्हारे लिए छोड़ दिया, ताकि तुम मामले की अच्छे से जान कर पाओ। लेकिन अब जब तुम सारी चीजें जान चुकी हो तो तुम्हें भी मरना होगा। यानी कि ब्रैड जिस लड़की में इंटरेस्टेड था वो लड़की मार्शा ही थी, इसलिए क्लेयर ने उसे छोड़ दिया और वो मैकन के साथ हो गई। लेकिन इससे पहले वो अरोरा को मार पाते, वहां पर टीना आ जाती है, जिसे सैली ने फोन करके सारी बात बता दी थी। टीना वहां पर आकर तुरंत डेविड और मार्शा को गन पॉइंट करके पुलिस के हाथों पकड़वा देती है, और इस तरह से अरोरा को सुकून मिलता है कि उसने खोपड़ी वाले केस को आखिरकार सॉल्व कर ही दिया। और मूवी के आखिर सीन में टॉम समझ चुका था कि उसके पास अरोरा जैसा शातिर दिमाग तो नहीं है, इसलिए वो मर्डर क्लब का प्रेसिडेंट अरोरा को बना देता है, जिससे सारे लोग बड़े खुश हो जाते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी होती है खत्म। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करिए दोस्तों, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।